अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एडवांस ऑडिट का लेक्चर नंबर 28 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर इस लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये जितना भी अभी तक आपने सिलेबस पढ़ा है उसका ये एंड है, जो अल्टीमेट पर्पज़ है ऑडिट एंड अश्योरेंस का, एक्सटर्नल ऑडिट का, कि ऑडिटर से हमने रिपोर्ट हासिल करनी है, ऑडिटर ने रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। जैसा कि हमने फर्स्ट डे जब डेफिनेशन पढ़ी है एक्सटर्नल ऑडिट की, तो उसमें भी हमने पढ़ा जी कि पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट यही है कि हमने ऑडिटर से उसका ओपिनियन हासिल करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस के हवाले से हमने जानना है कि ऑडिटर का क्या ओपिनियन है, क्या ऑडिटर के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं, फेयर हैं या नहीं हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं या नहीं हैं। तो जो अल्टीमेट पर्पज़ है एक्सटर्नल ऑडिट का, वो ऑडिटर्स रिपोर्ट है, जो कि ISA 700 में डिस्कस की गई है। इस चैप्टर में हम ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक प्रोफेशनल ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ सकें, उसके कंटेंट्स को समझ सकें, और उसके साथ साथ आप खुद भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ऑडिट रिपोर्ट प्रोफेशनली कैसे लिखी जाती है, कैसे बनाई जाती है, उसका भी इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। आप खुद भी प्रोफेशनली रिपोर्ट लिख सकेंगे और पढ़ भी इजीली सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इस चैप्टर को। सबसे पहले मीनिंग्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या है? देखिए, ऑडिट रिपोर्ट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट वो स्टेटमेंट है जो ऑडिटर एट द एंड ऑफ ऑडिट प्रोसेस वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, विच सेट्स आउट ऑडिटर्स ओपिनियन, जिसमें ऑडिटर का ओपिनियन होता है। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट ओपिनियन को कंटेन करती है। ऑडिट ओपिनियन अबाउट व्हाट? अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताती है। ऑडिटर्स का ओपिनियन बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। तो ऑडिटर का ओपिनियन जिस स्टेटमेंट में होता है, जिस रिपोर्ट में होता है, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। जैसा कि एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट का पर्पस ही ये है कि ऑडिटर से हमने उसकी रीजनेबल अश्योरेंस हासिल करनी है अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप देख सकते हैं, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ऑडिट which sets out auditor's opinion about truth and fairness of financial statement, जो कि ऑडिटर ओपिनियन बताती है हमें। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर के ओपिनियन के बारे में बताती है। वो ऑडिटर ओपिनियन जो बताता है भाई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। क्योंकि ऑडिटर से हम यही तो रिक्वायर कर रहे थे, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, कि वो हमें रीजनेबल अश्योरेंस दे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स और नॉट, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं या नहीं हैं, अहम नौयत की गलतियों से फ्री हैं या नहीं हैं। तो यही तो मकसद था हमारा ऑडिट करवाने का, कि हम ऑडिटर से रीजनेबल अश्योरेंस लें, उसकी ओपिनियन हासिल करें। तो उसकी ओपिनियन जिस रिपोर्ट में होती है उसको ऑडिटर रिपोर्ट कहा जाता है। तो ये हो गई जी मीनिंग्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है। अब आगे चलते हैं जी, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ना, वो एक जनरल फॉर्मेट होता है, ताकि ओवरऑल दी वर्ल्ड जब लोग कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो वो उस कंपनी के बारे में जान सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। सो टू इनहेंस द अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो जनरलाइज कर दिया गया, कंसिस्टेंट है। हर ऑडिटर उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है, ताकि रीडर जो हैं उसके फॉर्मेट को आसानी से समझ सकें और उसके मुताबिक फ़ैसले कर सकें कि क्या उन्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी।
ऑडिट रिपोर्ट शुड कंटेन कंसिस्टेंट एलिमेंट। ऑडिट रिपोर्ट जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो आपको बचपन से सिखाया जाता है भाई इसका ये फॉर्मेट होगा। हर किसी का अपना फॉर्मेट नहीं है, जनरल फॉर्मेट है एक ख़ास कल्चर के मुताबिक, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए, लिखना भी आसान हो जाए, पढ़ना भी आसान हो जाए। इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो भी कंसिस्टेंट है, तरतीब से इसमें एलिमेंट्स होते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, रीडर आसानी से समझ सकें। तो लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट और कंटेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो दीज आर 10 कंटेंट्स, 10 एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन ऑर्डर। एक ख़ास तरतीब के साथ ऑडिट रिपोर्ट इन 10 कंटेंट्स पर मुश्तमिल होती है। ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में सबसे पहले है जी टाइटल, देन एड्रेसी, देन इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन पैराग्राफ, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स एड्रेस। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं जी। ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये जनरलाइज फॉर्मेट है। आप किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देख लें वो इसी तरतीब से ही अरेंज होगी। जो मेन डिफरेंस होता है रिपोर्ट में वो ये ओपिनियन पैराग्राफ का होगा। तकरीबन बाकी जो जैसे आप कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो उसके शुरू और एंड पर आप देखते हैं ये एक जैसा ही फॉर्मेट होता है। सेंटर में जो बॉडी है दैट इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आप सिक लीव लिख रहे हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिख रहे हैं, उसमें क्या बॉडी क्या सब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट में टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जनरलाइज होते हैं, क्योंकि टाइटल हर ऑडिट रिपोर्ट में इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा। एक्सटर्नल ऑडिट में एड्रेसी हमेशा जो है वो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में हमेशा आप कंपनी की स्टेटमेंट्स जिनका ऑडिट करते हैं उसके बारे में उनके नाम बताते हैं और वो पीरियड कवर्ड अंडर ऑडिट, किस पीरियड को ऑडिट किया गया है उसके बारे में बताया जाता है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा सेम रहती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से ऑडिटर पहले बता देता है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताता है ताकि रिपोर्ट पढ़ने वाले को पता चले कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऑडिटर के दायरा कार में आती हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसने पूरी की हैं या नहीं की। ओपिनियन जो है वो जाहिर सी बात है सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। ओपिनियन जो है वो डिपेंड करता है ऑडिटर की जजमेंट पर, ऑडिटर की असेसमेंट पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जो ऑडिटर का ओपिनियन है वो जाहिर सी बात है वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये डिपेंड करता है जी आप किस कंट्री में ऑडिट कर रहे हैं या उस टाइम आपसे उस कंट्री के रेगुलेशंस जो हैं वो ऑडिटर से क्या रिक्वायर कर रहे हैं कि वो क्या रिपोर्ट करे अदर दैन द ओपिनियन पैराग्राफ। देन ऑडिटर सिग्नेचर हैं, डेट ऑफ रिपोर्ट है और ऑडिटर एड्रेस है। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं जी ऑडिट रिपोर्ट के। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी टाइटल। टाइटल मीन विच डायरेक्टली इंडिकेट्स इट इज़ रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सबसे ऊपर लिखा होगा जी ऑडिट रिपोर्ट के कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट है। एड्रेसी में बताया जाता है कि ये ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस की जा रही है, किसको मुखातिब की जा रही है। एक्सटर्नल ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट हमेशा कंपनी के जो ऑनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको एड्रेस की जाती है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एड्रेस टू द शेयर होल्डर्स और दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो हमेशा मुखातिब होता है जी ऑडिटर शेयर होल्डर्स के साथ, कंपनी के ऑनर्स के साथ, या दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस। गवर्नेंस इनकी जिम्मेदारी है उनके साथ ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एड्रेस की जाती है। देन इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में देखें जी 3 पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है ताकि आप जब कोई रिपोर्ट लिखें तो आप इन तीनों चीज़ों को इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में शामिल करें। एक तो कंपनी का नाम बताया जाता है, एंटिटीज़ नेम के जिसका ऑडिट किया गया है। ऑडिटर बताता है भी इस कंपनी का मैंने ऑडिट किया है। फिर बताता है जी किस टाइम पीरियड का मैंने ऑडिट किया है, वो 1 मंथ पीरियड है, 6 मंथ है, 12 मंथ पीरियड है। उसकी ओपनिंग और एंडिंग डेट बताई जाती है कि इस पीरियड को ऑडिटर बताता है जी मैंने ऑडिट किया है। देन टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट ऑडिटेड। ऑडिटर बताता है भाई उसने किस किस स्टेटमेंट का ऑडिट किया है। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाता है, उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और नोट्स टू दी अकाउंट शामिल होते हैं। तो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में ये 3 पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है, इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाता है।
ये भी बात माइंड में रखें कि हमने तो देखिए यहाँ पर बाकायदा समझाने के लिए इनको कंटेंट्स को हेडिंग दी है जी, टाइटल, एड्रेस, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जब जनरली ऑडिट रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसमें ये हेडिंग नहीं दी जाती, तरतीब यही होती है, उसमें इश्यूज भी यही होते हैं, लेकिन हेडिंग प्रॉपरली देकर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। ऑडिट रिपोर्ट एक ही फॉर्मेट में टाइप की गई होती है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कंपनी का नाम लिखना है, जिस टाइम पीरियड का ऑडिट किया है उसको लिखना है, और जिन जिन स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है उन स्टेटमेंट्स के नाम मेंशन करने हैं। तो सबसे पहला हिस्सा हो गया जी टाइटल, उसके बाद एड्रेस, देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। फोर्थ है जी ऑडिटर बताता है, जनरलाइज फॉर्म है, देखें ये वाली, हर ऑडिट रिपोर्ट में फोर्थ पार्ट जो है वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होगा। ऑडिटर बता देता है रीडर को कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑडिटर की और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मिक्स कर दिया जाता है। क्योंकि रीडर जो है वो, जो लेमैन रीडर है, उसको तो एक्चुअली नहीं पता कि ऑडिटर किस लिए अपॉइंट किया गया है। वो तो ये समझता है शायद ऑडिटर जो है वो मिस्टेक्स निकालने के लिए अपॉइंट किया गया है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट बनाना, दुरुस्त करना वो ऑडिटर की जिम्मेदारी है। लेमैन को तो नहीं इतनी टेक्निकली पता होता। तो दैट्स वाई लेमैन भी इस रिपोर्ट के मुताबिक समझ सके कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दैट्स वाई ऑडिटर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली रिपोर्ट में लिखता है। वो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑडिटर बताता है जी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फेयरली प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एरर फ्री बनाना और सही बनाकर प्रेजेंट करना, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर अपनी इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करना और ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऑडिटर ये इस वजह से करता है ताकि रीडर जो है उसको वो अंडरस्टैंड करे कि क्या चीज़ें ऑडिटर की जुरिसडिक्शन में आती हैं और क्या चीज़ें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं, ताकि वो जिम्मेदार ठहरा सके कि भाई मैनेजमेंट इसकी ज़िम्मेदार है या ऑडिटर ज़िम्मेदार है। क्योंकि ऑडिटर का काम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना या ट्रू एंड फेयर बनाना नहीं है। ऑडिटर का काम तो सिर्फ इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना है। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इन 3 एस्पेक्ट्स के हवाले से जो है वो मेंशन की जाती हैं। देन फिफ्थ पार्ट है जी, जिसमें ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको मैंने फुलफ़िल किया है। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है इन एस्पेक्ट्स के हवाले से। ऑडिटर बताता है जी मैंने ऑडिट कंडक्ट किया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के मुताबिक, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऑडिट कंडक्ट करूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के मुताबिक। ऑडिटर इस पैराग्राफ में लिखता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने एथिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना है, मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी से काम करना है, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन देनी है, मैंने इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी है, मैंने प्रोफेशनल बिहेवियर और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी से काम करना है और किया है। बताता है जी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल किया है, मैंने ऑडिट प्रॉपरली प्लान और परफॉर्म्ड ऑडिट किया है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैंने ऑडिट परफॉर्म किया है, और मैंने रीजनेबल अश्योरेंस जो है वो हासिल की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं ऑडिटर हासिल कर सकता। तो बताता है जी मेरी जिम्मेदारी जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना है। फिर ऑडिटर बताता है जी मैंने सारे प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं रिस्क असेसमेंट के हवाले से, मटीरियल में स्टेटमेंट्स के रिस्क के हवाले से मैंने सारे प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं, और मैंने सफिशेंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस भी कलेक्ट किए हैं। तो इनफैक्ट ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है जो कि हर एक्सटर्नल ऑडिट में सेम है कि ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के मुताबिक, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करे, प्रॉपर प्लानिंग से ऑडिट करे, रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करे, रिस्क असेसमेंट के लिए सारे प्रोसीजर अडॉप्ट करे, और ऑडिट जो एविडेंसेस हैं रीजनेबल, सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे। ये ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमेशा हर एक्सटर्नल ऑडिट में ऑडिटर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ऑडिटर बाकायदा बताता है रिपोर्ट में कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये थी और मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बड़ी अच्छी तरह से फुलफ़िल किया है। मैंने ऑडिट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंडक्ट किया है, मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, मैं रीजनेबल अश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ,
मैंने रिस्क असेसमेंट के लिए सारे प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं, मैंने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल किया है, मैंने प्रॉपरली प्लान और एक ख़ास प्रोसीजर के तहत ऑडिट कंडक्ट किया है। तो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पर क्लैरिफाई करता है ताकि रीडर्स को अंडरस्टैंड बता सके कि भाई ये चीज़ें मेरे दायरा कार में आती थी, मेरी जिम्मेदारियों में शामिल थी। देन 6 बात है जी ओपिनियन पैराग्राफ। इसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि क्या ऑडिटर सेटिस्फाइड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस के हवाले से या नहीं। तो ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो जाहिर सी बात है सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। कंपनी की रिकॉर्ड्स के लिहाज से हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा, जो वो असेस करेगा, जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग वो ओपिनियन देगा। अब ऑडिटर की ओपिनियन जो है उसकी डिफरेंट नेचर हो सकती है। ऑडिटर का ओपिनियन अनमोडिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है और ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है। मॉडिफाइड ओपिनियन की फर्दर 3 टाइप्स हैं, वो क्वालिफाइड ओपिनियन भी हो सकता है, एडवर्स ओपिनियन भी हो सकता है और डिस्क्लेमर ओपिनियन भी हो सकता है। अब अनमोडिफाइड ओपिनियन का क्या मतलब है, मॉडिफाइड ओपिनियन का क्या मतलब है और क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन किसको कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस फॉर्मेट के बाद, इस फॉर्मेट के 10 कंटेंट्स को पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ ओपिनियन के बारे में ही है। तो अभी हम सिर्फ इसे यहाँ पर सिर्फ इतना ही स्टडी करेंगे कि ओपिनियन पैराग्राफ में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन जो है वो ऑडिटर ड्रॉ करता है। उसके ओपिनियन जो है वो मॉडिफाइड भी हो सकते हैं, अनमॉडिफाइड भी हो सकते हैं। मॉडिफाइड की डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि वो क्वालिफाइड नेचर का हो सकता है, एडवर्स नेचर का हो सकता है या डिस्क्लेमर ओपिनियन हो सकता है। अभी हम इसको यहाँ पर लीव करते हैं ताकि हम जब ओपिनियन वाली साइड पर जाएंगे तो फिर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम क्योंकि फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं तो फॉर्मेट में देखें जी, सबसे पहले हमने कहा जी टाइटल होगा, सेकंड इज़ एड्रेसी, देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें मैंने बताया 3 चीज़ों को फोकस किया जाता है। फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ऑडिटर बताता है, फिर ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है और फिर वो ओपिनियन पैराग्राफ ओपिनियन देता है अपना। नेक्स्ट पार्ट है जी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि ऑडिटर से रिक्वायर करते हैं कंपनी का कानून या उस कंट्री के रेगुलेशंस कि जब वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करे तो उसके साथ कोई ख़ास रिक्वायरमेंट जो उस कंट्री की स्पेसिफिक रेगुलेशन के मुताबिक हो, टैक्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, या इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट जो कि उस पर इम्पोज की जाती है कि जब ऑडिटर ऑडिट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिपोर्ट प्रोवाइड करे। जैसे पाकिस्तान में ऑडिटर के लिए लाजमी है कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करे तो वो रिपोर्ट दे इस फैक्ट के बारे में कि क्या कंपनी ने ज़कात डिडक्ट करके सेंट्रल ज़कात फंड में ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवाई है या नहीं करवाई। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट देते वक्त ऑडिटर के लिए लाजमी है, अदर स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कानूनी जिम्मेदारी है कि ऑडिटर बताए कि क्या कंपनी ने ज़कात डिडक्ट करके सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करवाई है या नहीं करवाई। इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो कंट्री रेगुलेशंस जो हैं वो ऑडिटर पर इम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक इम्पोज कर सकता है कि बताओ भाई कंपनी के कितने डेट्स हैं, क्या कंपनी डेट्स पे करने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती। टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इम्पोज कर सकता है थ्रू रेगुलेशंस कि भाई कंपनी ऑडिटर बताए भाई कि क्या कंपनी ने टैक्सेस जो हैं वो अप्रोप्रिएट इनकम पर दिए हैं, पे कर दिए हैं या नहीं किए। इफ़ ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑफ लैंड, मतलब उस जिस मुल्क में कंपनी काम कर रही है उस मुल्क का कानून ऑडिटर को से रिक्वायर करे ऑन एनी अदर मैटर के वो ऑडिटर रिपोर्ट दे किसी भी मैटर के हवाले से। मिसाल के तौर पर रिपोर्ट ऑन डिडक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ ज़कात अंडर ज़कात और नशर ऑर्डिनेंस, रिपोर्ट ऑन सॉल्वेंसी, रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस ऑफ रेलेवेंट लॉज, कोई भी रेलेवेंट लॉज हैं उसके मुताबिक पूछा जा सकता है ऑडिटर से कि ऑडिटर रिपोर्ट दे कि क्या कंपनी ने उन लॉज को फॉलो किया है या नहीं किया। तो ये 7th पार्ट था जी अदर स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद 8th पार्ट है जी इसमें ऑडिटर अपने सिग्नेचर करेगा, डेट ऑफ रिपोर्ट लिखेगा और ऑडिटर अपना एड्रेस बताएगा। तो ये 10 कंटेंट्स है जी ऑडिट रिपोर्ट के। इसी तरतीब से ऑडिट रिपोर्ट आप कोई भी किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देख लें वो इसी तरतीब से आपको कंटेंट्स मिलेंगे। सबसे पहले टाइटल, देन एड्रेसी, देन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन पैराग्राफ, others reporting responsibilities, auditor signature, date of report and auditor's address।
ये ऑडिट रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ जी। देखें ये कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है। अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले देखें जी टाइटल है, देन एड्रेसी है, ऑडिटर रिपोर्ट टू द मेंबर। जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ है ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी मैनेजमेंट। यहाँ तक, यहाँ से ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ये पैराग्राफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। तो सबसे पहले टाइटल, देन एड्रेसी, देन ये फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये ओपिनियन पैराग्राफ, इन आवर ओपिनियन, ये ऑडिटर का ओपिनियन है, ऑडिटर का ओपिनियन है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट पे देखें अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन आवर ओपिनियन नो ज़कात वाज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ऑडिटर ने अदर स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी। ऑडिटर के साइन हैं, सिग्नेचर हैं और एड्रेस है। इस्लामाबाद, अगस्त डेट है और ये ऑडिटर के सिग्नेचर हैं। तो ये एक्चुअल रिपोर्ट है जी कंपनी की, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर, जिसमें ऑडिटर बताता भी हुई है ऑडिटेड द नेक्स्ट बैलेंस शीट ऑफ सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स CPDI एज एट जून 30th एंड रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका उसने ऑडिट किया है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये उसी तरतीब से जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है। तो मैंने जैसे बताया कि हेडिंग जो है वो एक्चुअल स्टेटमेंट में गिवन नहीं होती, लेकिन तरतीब वही है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये फॉर्मेट था। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ। आज के लेक्चर में देखें हमने ऑडिट रिपोर्ट के मीनिंग्स के बारे में पढ़ा, फिर ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में पढ़ा, उसके कंटेंट जो हैं उसको वन बाय वन डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिटर ओपिनियन, उनकी टाइप्स विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।